नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के इस चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2021 का क्वेश्चन लाए हैं। और इससे पहले जो है आपको 67वीं बीपीएससी री एग्जाम का क्वेश्चन का जो हम डिस्कशन करवाए थे। तो चलिए ये दोस्तों, ये सेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, देखिए पहला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो देखिए लौथल जो आपको गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर में 2 नंबर कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए हम जब 67वीं बीपीएससी का री एग्जाम का क्वेश्चन करा रहे थे तो वहाँ पे आपको ट्रिक दिए थे कि अध्यक्ष का जब आपको पूछे तो मस मोह याद रखिए। क्या याद रखिए? मस मोह, ये याद रखिएगा तो आप आसानी से जो है चारों का नाम। तो देखिए मौ से हो जाएगा आपका महाकश्यप। तो पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप था। दूसरा का सवाकामी है। तीसरा का मोगलीपुत्तिस है। और चौथा का जो है वसुमित्र है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में करा किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जबकि कालिदास जो है अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, ये सब पुस्तक के लेखक हैं। और शूद्रक की पुस्तक का नाम जो है मृक्षकटिकम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है चोल वंश के संस्थापक कौन था। देखिए चोल वंश के संस्थापक जो थे ये आपका विजय थे। और चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वशासन और नटराज की मूर्ति, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया था। तो देखिए स्टार्ट जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था, लेकिन पूर्ण जो है आपको इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और अगर ये आपसे पूछे कुतुब मीनार का जो है 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक करवाया था। तो वो भी याद रखिएगा, कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का जो है निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। आगे हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे हरिहर और बुक्का दो भाई थे। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1336, मतलब ये विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो कराया गया था वो 1336 में करवाया गया था। और विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश का नाम जो था वो संगम वंश था। क्या नाम था? संगम। और ये हरिहर बुक्का जो है अपने पिता के नाम पे रखे थे। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर में करा किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। देखिए सर थॉमस रो जो है जहांगीर के शासन काल में आया था। और सर थॉमस रो जो है 1615 में जहांगीर के शासन काल में आया था। सर 1615 के। और एक और क्वेश्चन आता है कैप्टन हॉकिंस के बारे में। तो देखिए कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो दोनों जो है भारत आया था, वो जहांगीर के शासन काल में आया था। और दोनों जो थे जेम्स प्रथम के राजदूत थे। इंग्लैंड के राजा जो थे जेम्स प्रथम, उनका राजदूत था कैप्टन हॉकिंस भी और सर थॉमस रो भी। और दोनों किसके शासन काल में आए थे? जहांगीर के शासन काल में आए थे। आगे हम लोग चलते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है। देखिए आईने अकबरी के लेखक जो है अबुल फजल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। देखिए कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, इसमें देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में हुआ है। कब हुआ है? अगस्त 1942 में हुआ है। क्रिप्स मिशन जो भारत आया है मार्च 1942 में। उसके बाद गवर्नर जनरल ये लॉर्ड बेबल का है। उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 1946 में हुआ है। कब हुआ है? 1946 में। तो ये सबको आप देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 10 नंबर में। करा 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और पहला स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो देखिए आपका जेबी कृपलानी संबंधित था, राजकुमार शुक्ल भी था, राजेंद्र प्रसाद भी था। आपका राम मनोहर लोहिया जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से था। ये चंपारण सत्याग्रह से नहीं था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 12 नंबर। वर्ष 1922 में आयोजित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए बिहार में 2 अधिवेशन हुआ है, दोनों को ध्यान रख लीजिए, अल्टरनेट करके पूछते रहता है। 1912 में जो है बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में।
और इसकी अध्यक्षता जो किए थे R.N. माधोलकर किए थे, R.N. माधोलकर, याद रखिएगा, माधोलकर। ये क्वेश्चन आते रहता है। और 1922 में दूसरा अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता जो चित्तरंजन दास किए थे। और कहाँ हुआ था ये 1922 वाला? तो ये जो आपको गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 13 नंबर में। करा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इस पार्टी का गठन कौन किया था? लाला हरदयाल किया था। कौन किया था? लाला हरदयाल। लेकिन गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा कि अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भाकना बना था। कौन बना था? सोहन सिंह भाकना बना था। क्लियर। भाकना और लाला हरदयाल जो है महामंत्री बने थे। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 14 नंबर में। कह रहा है कि 1905 में सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कहाँ? तो बनारस अधिवेशन, मतलब कांग्रेस का जो है बनारस में अधिवेशन हुआ था, वहीं पर जो है आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और गोखले को जो है महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर में कह रहा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है आपको लाला लाजपत राय है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। और बाल गंगाधर तिलक का किताब है गीता आपका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों जो है एनी बेसेंट का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर में। कह रहा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में जब B.R. अम्बेडकर भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तब यहाँ पे जान ले कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। सेकेंड कब हुआ था? 1931 में। और थर्ड कब हुआ था? 1932 में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन था और तीनों कहाँ हुए थे? लंदन में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड थे। क्लियर। और दूसरा कांग्रेस अधिवेशन में जो है कांग्रेस भाग लिया था और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी किए थे। क्लियर। मगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा था तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो देखिए इसका जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी किया था। और ये क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व इंडियन एसोसिएशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 18 नंबर में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो देखिए नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है एडोल्फ हिटलर बोले थे। कौन बोले थे? एडोल्फ हिटलर बोले थे। और एडोल्फ हिटलर कहाँ से हैं? जर्मनी से। राइट आंसर आपका हो जाएगा C, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार। तो चटगांव शस्त्रागार जो है काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ जो अंग्रेज का जो आर्म्स था, मतलब जो गोला बारूद बंदूक था, उसको जो है सूर्य सेन के द्वारा लूट लिया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सूर्य सेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य सेन हो जाएगा। और ये जो है चटगांव शस्त्रागार धावा जो हुआ था कब हुआ था? अगर वर्ष पूछेगा तो 1930 याद रखिएगा। अगर इसमें महिला पूछेगा तो महिला जो है सूर्यसेन के साथ जो साथ दिया था वो कल्पना दत्त था, उसको भी ध्यान में रखिएगा। ये कल्पना दत्त के बारे में जीके पूछा हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? देखिए भारत का सबसे पहला जो है उल्लेखित विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है आनंद मठ में किया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर आपसे कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1939 में किया गया था। और इसका जो चिन्ह है दहाड़ता हुआ शेर है। क्या है? दहाड़ता हुआ शेर है। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर का रहा है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1855 में जब संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था वो सिद्धो कानू के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। और इसको लागू करने का जनक जो बोला जाता है थॉमस मुनरो को बोला जाता है।
थॉमस मुनरो और रीड को कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, थॉमस मुनरो प्लस रीड, ये दोनों मिलके जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है सर्वोपरि होते थे किसान होते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर में करा 1857 का विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञा या रूप में वर्णन किया गया था। ठीक, तो देखिए वीडी सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को जो है आपको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप बताया गया था। आगे हम लोग चलते हैं 25 नंबर का रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केवल पूछ रहा प्रथम महिला अध्यक्ष, तो जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है आपका 1917 में कलकत्ता में जो है 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन किया था। जबकि यहीं पे अगर ये लग जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब उस केस में सरोजिनी नायडू आंसर हो जाता, और सरोजिनी नायडू जो है 1925 कानपुर अधिवेशन में बनी थी। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 26 नंबर का रहा बहिष्कृत भारत जनरल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये देखिए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। और ये कब किया गया था, तो ये जो है आपको 1927 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 1927 में। बहिष्कृत भारत जनरल का शुरुआत जो 1927 में बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं 27 नंबर का जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो देखिए जियोडेसी वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के आयाम की माप की जाती थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित विज्ञान को जियोडेसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर चल रहे करा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। तो देखिए महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है ए वैगनर के द्वारा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए वैगनर। अगला क्वेश्चन हम 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। तो देखिए सुंडा ट्रेंच जो है एक्चुअल में ये हिंद महासागर में अवस्थित है, और हिंद महासागर के कहाँ, तो जावा द्वीप पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जावा द्वीप। क्या हो जाएगा, जावा द्वीप। अगला क्वेश्चन है आपका एक प्रभावी कॉरियोलिस बल किस कारण से होती है। तो देखिए कॉरियोलिस बल जो है एक छद्म बल है, मतलब एक आभासी बल है, और ये पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी का घूर्णन। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही जो क्या होता है, दिन और रात होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो देखिए वह ग्रह जो पानी में तैर सकता है उसका घनत्व सबसे कम है। तो देखिए पानी में तैरने वाला ग्रह कौन है, शनि है। अगर इसको पानी में डाल दिया जाएगा तो ये जो है तैरने लगेगा, और यही वो ग्रह है जिसके चारों तरफ क्या है, वलय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। अगर पृथ्वी का घनत्व पूछा जाएगा तो 5.5 है घनत्व। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 32 नंबर में। 32 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें किस संबंध में, तो चावल के उत्पादन में, और किस रूप में, तो आरोही क्रम में। देखिए ये चीज को आपको हमेशा पकड़ना, किस रूप में, अवरोही क्रम, आरोही क्रम। क्योंकि होता है क्या कि इस चीज पे अगर हम लोग गौर नहीं करते हैं तो आसान क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। अरेंज करने का आरोही क्रम में कर लेते हैं, अवरोही क्रम में तो आसानी से गलती हो जाती है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए डाटा तो पहले के अनुसार आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से आरोही क्रम होता है। मतलब छोटा से जो है, जैसे कहने का मतलब 1 2 3 अगर लिखते हैं, 4 लिखते हैं तो ये आपका आरोही क्रम हुआ, और इसी को अगर हम 4 3 2 1 लिखेंगे तो ये अवरोही क्रम हुआ। क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए डाटा के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जो है चावल का उत्पादन जो है आपका पश्चिम बंगाल होता है। पश्चिम बंगाल देखिए लास्ट में आपका कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल आपका लास्ट में जो डी ऑप्शन में है, इसलिए राइट आंसर हम लोग क्या मारेंगे, डी मारेंगे, क्योंकि बाकी किसी में है ही नहीं, इसलिए हम लोग बाकी ऑप्शन को स्किप किया। आगे हम लोग चलते हैं 33 नंबर में करा पट्टी सीमा परियोजना। पट्टी सीमा परियोजना किन नदी के एकीकरण से है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार की जब बजट आई थी तो आपका कोसी मेची जोरो परियोजना, क्या कहते हैं, जोरो परियोजना को जो है भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो उसी तरह का एक पट्टी सीमा परियोजना था इसकी मंजूरी दी गई थी। तो ये जो है आपका कृष्णा गोदावरी से है। तो कृष्णा गोदावरी को एक साथ मिलाने की बात किया गया है इसमें। और ये परियोजना जो है आपको आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और इस परियोजना की एक और खासियत है कि ये जो है गिनीज वर्ल्ड बुक में जो है इसका नाम आया था, इसलिए कि कम समय में और जितना बजट पहली बार में निर्धारित किया गया था उसी में इसका निर्माण कर लिया गया था, इसलिए इसका जो है नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में आया था।
बिहार का नदी जोड़ो परियोजना पूछा जाएगा तो कोसी मेची हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग 34 नंबर में चल रहे हैं। 34 नंबर का रहा है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो देखिए भूमिगत कोयले का दहन सबसे ज्यादा जो है झारखंड में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। और आपको ये भी पूछा जाएगा तो उसका भी आंसर झारखंड ही होगा कि कोयले का सबसे ज्यादा मतलब संचित भंडार कहाँ है, तो आपका जो है झारखंड ही है सबसे ज्यादा भंडार। करा इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है। तो ये देखिए आपका टाइटेनियम का है। इल्मेनाइट किसका है, इसका टाइटेनियम का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर हम लोग चल रहे हैं। 36 नंबर में देखिए करा निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो देखिए अधिकांश हिमालय नदी 12मासी है, तो बर्फ के पिघलने से होता है तो 12मासी ठीक है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी जो है वर्षा पर निर्भर करती है। तो मतलब ये पहला स्टेटमेंट आपका सही। दूसरा स्टेटमेंट पे चल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में खारा है। ये भी सही है, क्योंकि हिमालय नदी जो है युवा है, प्रायद्वीपीय नदी जो अपनी प्रौढ़ावस्था में, इसलिए जो हिमालय नदी क्या है, ज़्यादा खारा है। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी जो है हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ये भी सही है, मतलब आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बाकी और इसमें अगर मेजर डिफरेंस अगर कहेंगे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। मेजर डिफरेंस ये है कि अभी हम बोले थे कि हिमालय नदी जो है अपना नवीन अवस्था में है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो है आपका प्रौढ़ावस्था मतलब बूढ़ावस्था में। ठीक, उसके बाद हिमालय नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, विस्तृत है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है छोटा है। उसके बाद तीसरा अगर मेजर पॉइंट इसमें देखा जाए तो हिमालय नदी जो है डेल्टा बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो है एस्चुरी बनाती है। ये भी इसका मेन जो है डिफरेंसेज है। तो हम देखिए मोटा मोटी इसका डिफरेंसेज बता दिए हैं, और एक डिफरेंसेज और जो आता है वो आप ध्यान रखिएगा, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग नोट कर लीजिए। हिमालय नदी को जो है वो जो बोला जाता है पूर्ववर्ती अपवाह बोला जाता है, पूर्ववर्ती अपवाह। ये थोड़ा छांटने में दिक्कत होती है, इसको नोट कर लीजिए। हिमालय नदी को कहा जाता है पूर्ववर्ती अपवाह कहा जाता है, और हिमालय नदी को, और प्रायद्वीपीय नदी को जो है अनुवर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुवर्ती अपवाह कहा जाता है। ये जो है इसका मेजर डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी डिफरेंस से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे हम लोग 37 नंबर में चलते हैं। 37 नंबर में कह रहा है गंगा के मैदान एक डैश के रूप में वर्णित है। तो हिंदी में अगर पूछा जाए तो गंगा का मैदान जो है एक संप्राय भूमि के रूप में वर्णित है। किसके रूप में, संप्राय भूमि के रूप में। ठीक, संप्राय भूमि के रूप में वर्णित है, और संप्राय भूमि को इंग्लिश में हम पेनी प्लेन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेनी प्लेन। और पेडी प्लेन क्या होता है इसको भी जान जाइए, हो सकता है बीपीएससी से दूसरे बार में रिपीट करने में इसको पूछ दे। तो पेडी प्लेन जो होता है एक पत्थर होता है पेडीमेंट्स, पत्थर होता है पेडीमेंट्स, पेडीमेंट्स के जुड़ने के कारण चौड़ी सपाट चट्टान जो बनती है तो उसी को पेडी प्लेन कहा जाता है। मतलब ये चट्टान बनने की प्रक्रिया है, ठीक ना, पेडी प्लेन। आगे हम लोग चलते हैं 38 नंबर में। करा कौन सा मीठे पानी की झील है। तो देखिए बुलर झील भी मीठे पानी की झील है, लोकटक झील भी जो है आपका मीठे पानी का। बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील जो है मणिपुर में। ये दोनों है, इसलिए जो है एक से अधिक हो जाएगा। तो ये देखिए जब 5 ऑप्शन था तब उसके बेस्ड क्वेश्चन था, अब जो है 4 ऑप्शन पे आधारित है तो कोई एक ही ऑप्शन आएगा। तो ध्यान रखिएगा बुलर झील भी आपका मीठे पानी का झील है, और लोकटक भी आपका क्या है, मीठे पानी का झील है। आगे 39 नंबर चलते हैं। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा डायरेक्ट। करा कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्याजित शक्ति से संबंधित है। मतलब कार्यपालिका के संबंध में नियम बनाने से संबंधित है। तो ये देखिए अधीनस्थ विधान पर समिति जो है ये नियम कानून बनाने से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर चलिए। 40 नंबर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है। तो देखिए ये जो है आपको 300 का संबंध जो है वाद एवं कार्रवाई से। किससे है, वाद एवं कार्रवाई से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और महान्यायवादी का संबंध जो है भारत का एक महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76 में। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 41 नंबर में। करा भारत में न्यायिक प्रणाली किस पे आधारित है। तो देखिए भारत का न्यायिक प्रणाली जो है आपका कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला हम लोग चलते हैं 42 नंबर में। करा कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो देखिए पहला लोकायुक्त तो जो है स्थापित करने की जब बात आएगी तो ये जो है आपको महाराष्ट्र में था।
पहला लोकायुक्त जो स्थापित हुआ था कब हुआ था? महाराष्ट्र में, और अगर ईस्वी पूछेगा तो 1971 में। लेकिन लोकायुक्त से संबंधित जो है बिल सबसे पहले कौन लाया था? उड़ीसा लाया था, मगर ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाया था, और एस्टेब्लिश भी हुआ था तो हमको लगता है 1980 के बाद ही हुआ था यहाँ पे। ठीक, आपसे ये पूछा जाए कि किस राज्य के द्वारा सबसे पहली बार जो है लोकायुक्त बिल लाया गया था, तो उड़ीसा हो जाएगा। लेकिन ये पूछा जाए, जो भी पूछ रहा है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, तो देखिए दो शब्द है, एक लोकपाल है और एक लोकायुक्त है। दोनों में अंतर क्या है ये समझ लीजिए। ये अंतर समझने के लिए बस एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे केंद्र में जो है महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है, और स्टेट में जो है महाधिवक्ता होता है। बस वही समझ लीजिए कि केंद्र में जो क्या कहते हैं लोकपाल से संबंधित अध्यक्ष होते हैं उसको लोकपाल कहा जाता है, और जो स्टेट में होता है उसे लोकायुक्त कहा जाता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। 43 नंबर, ये करंट के रूप में पूछा था। देख लीजिए 1990 के दशक के अंत में एएस आनंद किस पद पर कार्यरत थे? तो ये देखिए आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन उस समय ये इसका हाल फिलहाल में निधन हुआ था, इसलिए एक क्वेश्चन आया था। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगला हम लोग चलते हैं 44 नंबर में। 44 नंबर करा कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले तो ये जान जाइए 11वीं अनुसूची में है क्या। तो यह 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज का जिक्र है, और पंचायती राज में जो है आपको 29 विषय का उल्लेख है। कितना विषय का? 29 विषय का उल्लेख है। इसमें पुस्तकालय का जिक्र है, ईंधन चारा का जिक्र है, तकनीकी प्रशिक्षण का है, लेकिन ग्रामीण खेल का जिक्र नहीं है। तो इसी का उल्लेख नहीं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं 45 नंबर में। करा संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो देखिए ये अनुदान की मांग है प्रत्येक विभाग में, जैसे जितना भी विभाग हो, चाहे 44 हो या 45 हो, प्रत्येक विभाग के द्वारा अनुदान की मांग जो है एक की जाती है। अगर बड़ा विभाग है तब एक से अधिक की जाती है। तो इसमें देखिए आपका एक कहीं भी नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ जो 1953 में किया गया था, और ये किसका भाग है? तो ये जो है सामुदायिक विकास का भाग है। सामुदायिक विकास का भाग है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? 1952 में आया था। आगे हम लोग चलते हैं 47 नंबर का। राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य विधान परिषद का सदस्य किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो देखिए स्थानीय निकाय से चुना जाता है, शिक्षक से भी चुना जाता है, स्नातक से भी चुना जाता है, उद्योगपति से नहीं चुना जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे रहा कि किससे कितना चुना जाता है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या कि हो सकता है यहाँ से जब क्वेश्चन उठाया तो आगे आपको देखने के लिए मिल जाए। तो आप इसको अगर टेक्निकल वे में याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हम यहाँ पे टेक्निकल वे में कर देते हैं। इसमें तीन ही चीज़ का जिक्र होता है, 1/3, 1/6 और 1/12, यही चीज़ है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1/3 सदस्य को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए 1/3 सदस्य का रिप्रेजेंट जो है स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाता है। क्लियर। उसके बाद विधानसभा के द्वारा भी जो है 1/3 किया जाता है। विधान सभा के द्वारा भी जो है 1/3 सदस्य का जो है मनोनयन किया जाता है। जबकि ये शिक्षक, जो कि बी में है आपका शिक्षक, ये शिक्षक के द्वारा जो है आपको, शिक्षक से पहले हम राज्यपाल का जिक्र कर लेते हैं। तो राज्यपाल 1/6 करता है। राज्यपाल जो है आपका 1/6 सदस्य का मनोनयन करते हैं। बाकी आप यहाँ पे जान जाइए स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय का जिक्र कर ही दिए हैं। शिक्षक, शिक्षक के द्वारा जो है आपको 1/12 किया जाता है, और स्नातकों के द्वारा जो है वो भी आपका 1/12 किया जाता है। तो ये जो है पैटर्न है। तो देखिए स्थानीय निकाय में 1/3, विधानसभा के द्वारा 1/3, राज्यपाल के द्वारा 1/6, शिक्षक के द्वारा 1/12, स्नातक के द्वारा 1/12। तो शिक्षक स्नातक 1/12 अच्छा से याद रह जाएगा, राज्यपाल 1/6 हो जाएगा, और स्थानीय निकाय और विधानसभा ये आपका 1/3 1/3 है। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं कि विधानसभा में जो है क्या होते हैं कि आम जनता के द्वारा जो है निर्वाचित सदस्य जाते हैं, और स्थानीय निकाय में भी जो मुखिया बनते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो मतलब निर्वाचित सदस्य के द्वारा 1/3, राज्यपाल के द्वारा 1/6, और बाकी के द्वारा 1/12। और बाकी राज्य विधानसभा से रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम बता देते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। राज्यसभा जो है किसी भी राज्य में गठन किया जाता है वो संसद के द्वारा गठन किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा गठन किया जाता है। और किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है?
ये जो है अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। तो ये इसका मेन फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 48 नंबर करा भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली की प्रणाली जो है केंद्रीय सेवा और केंद्रीय सेवा संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर करा भारत के वित्त आयोग के संबंध में, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार जब करना है तो सही चुनना है। क्या चुनना है? सही। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलत चुनने के लिए देता है और हम लोग सही ऑप्शन चुन के उसके बाद लगा लेते हैं ठीक, तो ये महानता की बात होती है, मगर इतना महान हम लोग को बनना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कहा वित्त आयोग जो है एक सांविधिक निकाय है। तो सांविधिक मतलब होता है संविधान से इतर, तो ये संविधान से इतर नहीं है, क्योंकि वित्त आयोग का जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, इसलिए ये जो है वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय है। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है? गलत है। संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित होती है, तो सही है। वित्त आयोग द्वारा जो है की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल जो है सलाहकार होता है, एडवाइजरी होता है, सही है ये। पहला वित्त आयोग का गठन 1950 नहीं, पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया था। तो 4 नंबर स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो देखिए इस तरह से आपका स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। तो देखिए 2 3 कहाँ है आपका? 2 3 जो है आपका सी नंबर में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 50 नंबर पे चलते हैं। 50 नंबर में कह रहा है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? तो उसे देखिए खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था, जबकि वित्त मंत्री जो है लियाकत अली को मिला था, रक्षा जो है बलदेव सिंह को मिला था, और गिरी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 51 नंबर पे। इक्यावन नंबर आपसे कह रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए नागरिकता संशोधन 2019 जो है 1955 में किया गया था। मतलब इसका संशोधन जो है, मतलब मूल जो नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, उसमें संशोधन किया गया था 2019 में। इसका जो मूल उद्देश्य था अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर था डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 52 नंबर का, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? तो देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर नया संविधान भवन का निर्माण से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ नई संसद और प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करना। तो यही सेंट्रल विस्टा था, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है। 53 नंबर का रहा है जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश को कोई अपनी विधायिका नहीं है? तो देखिए लद्दाख के पास इसका अपना कोई विधायिका नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला 54 नंबर में चलते हैं। करा अंतरिम सरकार फिर आया। अंतरिम सरकार वही है जो 2 सितंबर 1946 को गठित किया गया। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? अभी तुरंत हम बोले लियाकत अली खान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लियाकत अली खान। अगला चलते हैं 55 नंबर में। ये 55 नंबर जो है देख लेते हैं, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 55 नंबर में तो कह रहा है इसमें कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया था, सही है। BNI सभी राज्यों के लिए वर्ष 2018 के लिए बनाया गया था, नहीं 2018 और 2012 के लिए बनाया गया था, 2 वर्ष लिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। BNI में 26 संकेतों पर आधारित था, सही है 26। BNI में 6 आयाम थे, तो 6 आयाम नहीं था, 5 आयाम था। कितना आयाम था? 5 आयाम था। तो ये आपका जो है 4 नंबर भी गड़बड़ है। तो इसमें देखिए सही हो गया 1 और 3, तो राइट आंसर हो गया 1 और 3। 56 नंबर में देखिए करा 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बोले थे कि वित्त आयोग का सदस्य भी आपको याद रखना है। अभी हम फिलहाल जो है 15वें वित्त आयोग की जगह 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बता देते हैं। अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। किसको बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। फिलहाल इतना याद रखिए, पनगड़िया को, क्योंकि अभी अध्यक्ष का जो है ट्रेडिशन ज़्यादा है, ये क्वेश्चन आपको रन करेगा। अगला देखिए 57 नंबर है। ये उस समय का करेंट है, ठीक, तो इसको भी हम लोग स्किप करते हैं, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अभी अंतरिक्ष विज्ञान में जो है 100% FDI इन्वेस्टमेंट की चर्चा की गई, तो वहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। 58 नंबर भी देखिए केंद्रीय बजट से क्वेश्चन है, तो बजट से जब क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे।
और विशेष रूप से अगर मोटा मोटी देखा जाए तो राजकोषीय घाटा यहाँ पे याद कर लीजिए। अभी जो वित्तीय बजट आया है 24-25 में राजकोषीय घाटा जो है 4.9 है, और प्राथमिक घाटा जो है इसमें प्राथमिक घाटा जो है 1.4 है। ये ध्यान में रखिएगा। और ये सभी जो है जीडीपी का होता है, जीडीपी का 4.9 है। क्लियर। 2024-25 में जो है राजकोषीय घाटा कितना 4.9 है और प्राथमिक घाटा कितना है 1.4 है। किसका? जीडीपी का। अगला क्वेश्चन 59 नंबर में चल रहे हैं। कह रहा आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है सबसे अच्छा जो है राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, ये दोनों का जो है परिलक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 60 नंबर में कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे एनडीसी कहते हैं और इसकी स्थापना जो 1952 में हुआ था, कह रहा है इसके हिस्सा नहीं है। तो देखिए नीति आयोग का सचिव इसका हिस्सा होता है, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का सचिव इसका हिस्सा होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष भी इसका हिस्सा होता है, मगर भारत के वित्त आयोग का अध्यक्ष इसका मेंबर नहीं होता। तो ये आपका गड़बड़ है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं। तो ये 60 क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।61 नंबर में चल रहे हैं। 61 नंबर आपका है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए सरकारी आयोग का गठन जो किया गया था केंद्र राज्य संबंध के संबंध में, तो इसका देखिए आपका 3 से मिलान हो जाएगा। श्री रंगराजन समिति जो है गरीबी से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से था, तो इसका हो जाएगा 2। और नर्सिंग समिति जो है बैंकिंग सुधार से था, तो इसका हो जाएगा 4। इस तरह से इसका मिलान कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 62 नंबर आपसे कह रहा है कि किस वर्ष जो है रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो देखिए वर्ष 2017 में जो है रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। क्लियर। और इसे अलग कब किया गया था? तो ये जान जाइए। तो 1924 में एडवर्ड कमेटी के अनुशंसा पर किया गया था। कब अलग किया गया था? 1924 में। किस कमेटी? एडवर्ड कमेटी के अनुशंसा पर इसको अलग किया गया था। अब देखिए यहाँ साइंस शुरू हुआ है। 63 नंबर में हम लोग चल रहे हैं। कह रहा दर्पण के सामने एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का? तो देखिए अब दर्पण जो होगा अवतल होगा, तब प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 64 नंबर में। 64 नंबर कह रहा है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति प्रदान करता है। तो देखिए आराम की अनुभूति तब प्रदान करता है जब वाष्पीकरण की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पित होता है, इसलिए हमें क्या होता है? आराम महसूस होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर में। कह रहा रात के समय खुले आकाश के तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे का टिमटिमाने का कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश का अपवर्तन। अगला 66 नंबर में चल रहे हैं। कह रहा है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम देखिए जनरली जो है नाभिकीय संलयन पर है, मगर नाभिकीय संलयन में भी आपको 2 ऑप्शन दिया है। तो इसमें अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनियंत्रित नाभिक क्या कहते हैं? संलयन प्रतिक्रिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर में। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो देखिए उच्च दाब के कारण जो है पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। तो देखिए कहाँ पर है? उच्च दाब के कारण पानी निम्न। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्च दाब के कारण पानी जो है निम्न ताप पर उबलने लगता है, जिसके कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है। क्लियर। 68 नंबर में चल रहे हैं। 68 नंबर में कह रहा है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो देखिए कमरे का तापमान को क्या करेगा? वो बढ़ा देगा। क्लियर। और रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। फ्रीऑन। आगे हम लोग चलते हैं 69 नंबर में। कह रहा है बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह से बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो देखिए कितनों क्या कहते हैं बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो वो जितना आपका गैप रहता है उसी को भरता है, अर्थात जल स्तर जो है नहीं बदलेगा। ठीक ना, वही कांस्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर में चल रहे हैं। 70 नंबर का मिलान कीजिए। कह रहा वोल्ट मीटर विभवांतर से, सही है। एमीटर विद्युत धारा से, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध से, ये गलत है। ये जो है गैल्वेनोमीटर का काम है कि विद्युत परिपथ में जो है विद्युत की दिशा और मात्रा का पता लगाना, मतलब करंट का जो है विद्युत धारा का जो है मात्रा और दिशा का पता लगाना जो है
आपका गैल्वेनोमीटर का काम है, तो यही आपका गड़बड़ है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में, मतलब वैक्यूम से एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो क्या होगा? तो तीनों जो है एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। देख लीजिए कहाँ ऑप्शन है। पंख सबसे पहले पहुंचेगा, गड़बड़ है, बी नंबर भी गड़बड़ है। चलिए इसका आगे का ऑप्शन देखते हैं। लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पहुंचेगी, ये भी गड़बड़ है। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, ये सही। अगला क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्में दिखाई देती है तो यह सुंदर रंगीन दिखाई देता है, इस घटना का कारण है। तो इसका देखिए प्रकाश का जो है व्यतिकरण के घटना के कारण जो है साबुन का बुलबुला जो है रंगीन दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं 73 नंबर। 73 नंबर आपसे कह रहा है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब द्रव्यमान संख्या को क्या कहा जाता है? ए कहा जाता है। ए बराबर जो है पी प्लस क्या होता है? एन होता है, पी प्लस एन होता है। तो द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला चलिए 74 नंबर में करा, कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो देखिए अब ऑप्शन जो है चार, अब जो बीपीएससी पूछेगी 4 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो 4 ऑप्शन बेस्ड में अगर मुख्य घटक इस तरह से पूछ दिया जाए तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। लेकिन ये जो है 7वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो उसमें चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम, ये सभी की पैरिटी था, जिसपे कि आपका आंसर ये गया था। मगर अब जो क्वेश्चन बनेगा सीमेंट का मुख्य घटक अगर पूछेगा और इस तरह से मान लेते हैं ये ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, ये ऑप्शन नहीं है, तब इस कंडीशन में डायरेक्ट आंसर आप लोग चूना पत्थर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो देखिए हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, उसी समझ जाइए। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, 6C12 और 6C14 होता है। या हाइड्रोजन का हम लिख रहे हैं 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो देखिए इसमें जो है परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक, तो देखिए एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, किसमें? द्रव्यमान संख्या में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान संख्या में। आगे हम लोग चलते हैं 76 नंबर में। करा कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती कहलाता है, तो उसे जो है त्रिक पॉइंट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, त्रिक बिंदु हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 77 नंबर। करा एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का जो है सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है बॉक्साइट है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 78 नंबर। 78 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक होते हैं? तो देखिए आपको हम एक लाइन बार खींच के दिखाते हैं, उस पर समझ जाइए। पीएच स्केल पे जो है 0 से 14 तक अंकित रहता है। इसका मिडिल पॉइंट जो होता है 7 होता है। 0 और 7 के बीच रहेगा तो अम्लीय होगा, 0 और 7 के बीच रहेगा तो अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच रहेगा तो वह क्षारीय होगा। और अगर किसी का वैल्यू एग्जैक्ट 7 आता है तो ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। यहाँ लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, उदासीन होता है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है पीएच का मान 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक होने का मतलब क्या है? क्षारीय है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्षारीय। अगला क्वेश्चन चलते हैं 79 नंबर में। कहा कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा नाभिक के अंदर, तब परमाणु के नाभिक के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। यही गड़बड़ है, क्या कि परमाणु के नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नहीं होता है। ये पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 80 नंबर पे। करा निम्नलिखित गलत कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर करा कपास गर्मी में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सही है ये। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है, ये भी सही है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। यही गड़बड़ है। कृत्रिम रेशा जो है आपको रेयन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेयन को कहा जाता है, जबकि एक्रिलिक बोल रहा है, इसलिए आपका सी क्या है? गड़बड़ है। अब बाकी टेफ्लॉन वाला भी सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक
बर्तन के पीछे किया जाता है। तो इसका मतलब डी भी सही है। तो आपसे पूछ रहा था कौन गलत है, तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, गलत है। क्लियर। इसमें हम स्पेशली आप लोग को सजेशन देंगे कि डी नंबर को अच्छे से याद कीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी कोटिंग चढ़ाई जाती है, तो टेफ्लॉन का चढ़ाया जाता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 81 नंबर पे। 81 नंबर का ग्रेफाइट और हीरा में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना होता है, ये गड़बड़ है, दोनों का अलग अलग क्रिस्टलीय संरचना होती है। उनकी कठोरता एक समान होता है, ये भी गलत है, दोनों का अलग अलग होता है। उनकी विद्युत चालकता समान होता है, तो देखिए हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो ये भी गड़बड़ है। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं, ये भी गड़बड़ है, अलग अलग रासायनिक प्रतिक्रिया से ये गुजरते हैं। तो इसमें जो है आपका कोई भी सही नहीं है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 82 नंबर में। 82 नंबर का आ रहा है 82 नंबर का निम्नलिखित में से कौन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? देखिए फिर आ गया वही क्वेश्चन, आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो इसका जो है मेन घटक तो ब्यूटेन है, मगर जिस तरह का पैटर्न एग्जाम का चल रहा था तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों लेकर आंसर ई ले रहा था। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन अगर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा और इस तरह का क्वेश्चन बन गया कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तब उस समय प्रोपेन को नहीं क्लिक करना, केवल ब्यूटेन को क्लिक करना है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 83 नंबर में कह रहा पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो उसे जो है आपको देखिए परासरण कहा जाता है। हालांकि जाइलम होना चाहिए, जाइलम दिया नहीं, तो यहाँ पे आंसर आपका परासरण ले लेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 84 नंबर। 84 नंबर का रहा है बायोडिग्रेबल। बायोडिग्रेबल होता है मतलब जिसको जो है यूज करने के बाद जो है फिर जो है मिट्टी में मिल सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है, बायोडिग्रेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता हुआ है, तो देखिए बैक्टीरिया जो है उसको उपयोगी पदार्थ में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन 85 नंबर चलते हैं। करा 85 नंबर में रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़, तो देखिए रात के समय जो है पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, मुक्त करता है, इसलिए जो है पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 86 नंबर। करा कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो देखिए नाइट्रोजन की कमी जहां होती है वहीं पे कीटभक्षी पौधे मिट्टी में उगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 87 नंबर में। करा कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है, तो देखिए ये जो है आपको भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में, प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, सब में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, एक से अधिक। आगे हम लोग चलते हैं 88 नंबर में। करा कि आधान, आधान मतलब होता है जब रक्त जो है किसी को चढ़ाया जाता है। आधान का मतलब होता है जब किसी को रक्त चढ़ाया जाता है, तो रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो जब किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसका आरएच फैक्टर भी चेक करना चाहिए, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्लड के साथ साथ आरएच फैक्टर भी मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 89 नंबर में। करा पीयूष ग्रंथि अवस्थित होते हैं, तो देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये सबसे छोटा ग्लैंड होता है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रंथि होता है, ये मस्तिष्क में अवस्थित होता है, मस्तिष्क के पिछला भाग में यहाँ अवस्थित होता है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 90 नंबर में। करा कि गर्भ में भ्रूण के विकास, बच्चे की विकास जानने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो देखिए गांव देहात की भाषा में कुछ भी होता है तो अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं, तो अल्ट्रासाउंड को जो हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, तो यही राइट आंसर है सी। गांव देहात में जो अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं बच्चों के लिए, ये जो बोला जाता है, तो ये इसको जो है पराध्वनि तरंग से किया जाता है, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। कह रहा है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो मतलब इसमें आपसे ये पूछ रहा है जो सभी रक्त को स्वीकार करता है, तो सभी रक्त को स्वीकार कौन करता है, ए भी करता है, और वो जो है सार्वभौमिक दाता है, मतलब ये किसी को दिया जा सकता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाए। कह रहा निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया जो है बच्चों में होता है, ये फेफड़ा का संक्रमण है, किसका संक्रमण है, फेफड़ा का। अगला हम लोग चलते हैं 93 नंबर में। 93 नंबर देखिए आपका है
कि एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। तो कह रहा है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें, एक नंबर सही है। एस्कर जो है क्रूड बेडेड बजरी और रेत का लकीर होता है, सही है। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी से बने होते हैं, तो दो भी सही है, ये बोल्डर और मिट्टी से बना होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाके की विशेषता है, तो ये गड़बड़ है, ये जो है ड्रमलिन की विशेषता है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धारा द्वारा निर्मित होता है और ड्रमलिन जो है ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होता है। तो 4 सही है, मतलब इसमें 1, 2 और 4 सही है, राइट आंसर। 94 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिहार से देख लेते हैं हम लोग। 1857 की विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो देखिए जगदीशपुर का जो है जमींदार था, तो ये राइट आंसर भी हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित लोग जेल से फरार हुए थे। देखिए दीपावली के दिन जो है जयप्रकाश नारायण जो है जेल से फरार हुए थे, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 96 नंबर पर कह रहा है गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो गांधी जी को जो है चंपारण आने का न्योता जो है आपको राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल, ये एक नील किसान था। अगला है क्वेश्चन, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसे हुआ था? तो देखिए बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति जो गौतम बुद्ध को हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति को जो है संबोधि कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संबोधि, ये अच्छे से याद रखिए, संबोधि कहा जाता है। जैसे घर से निकलने की क्रिया को जो है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो उसी तरह से जो ज्ञान प्राप्ति को जो है संबोधि कहा गया था। और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था, क्लियर। आगे चलते हैं 98 नंबर में, कह रहा बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी जिसे वर्ष 1931 में गठन किसने किया था? तो देखिए इसका गठन जो है पूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों मिलकर किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 99 नंबर, का शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? देखिए शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में अवस्थित है, और शेर शाह पहला शासक था जो मरने से पहले अपना मकबरा का निर्माण करा लिया था, ठीक। इसका राइट आंसर ये। 100 नंबर में चलते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो देखिए गोपालगंज का जो लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अदरक का भंडार? तो देखिए बिहार के जो है किस जिले में अदरक का भंडार है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये गया में आपको जो है अदरक का भंडार है, तो राइट आंसर हो जाएगा गया। अगला क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पटना। और गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई जो है पटना में है, और दूसरी सबसे बड़ी लंबाई जो है भागलपुर में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 103 नंबर में, करा दामोदर नदी, कोयल नदी, स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये देखिए छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 104 नंबर में चलिए, करा बिहार का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो आपको कांवर झील जो बेगूसराय में है उसे घोषित किया गया था, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 105 में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, करा ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये देखिए गया में जो है एक हिल स्टेशन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो देखिए दक्षिण पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 107 नंबर में कह रहा है पश्चिम सिंहभूम स्थित चिड़िया सबसे प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर देखिए लोह अयस्क का खान है, इसलिए यहाँ पर चिड़िया प्रसिद्ध है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोह अयस्क का खान। आगे हम लोग चलते हैं, बिहार की राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं देखते हैं इसका। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो देखिए बिहार का गठन जो 1912 में हुआ था, और पहली बैठक जो 1913 में बुलाया गया था, तो राइट आंसर भी हो जाएगा 1913। अगला क्वेश्चन 109 है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए जो है आपका 38 सीट जो है निर्धारित है, जबकि एसटी के लिए जो है आपका 2 सीट निर्धारित है। 110 नंबर में चल रहे हैं। 110 का रहा है, बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष पर देने का प्रावधान किया गया था? तो ये देखिए वर्ष 2006 में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 111 नंबर,
करा झारखंड निर्माण हेतु बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो देखिए 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड के निर्माण हेतु जो है बिहार का विभाजन किया गया था। इसमें जो है झारखंड को 40% भूभाग के साथ जो है झारखंड राज्य का निर्माण कराया गया था, 46%। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 112 नंबर में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है किसने खोला था। तो सचिंद्र सन्याल किया था। और अनुशीलन समिति कैसी थी, क्रांतिकारी संगठन थी एक। चलिए 113 नंबर में चलते हैं। 113 का रहा बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार की बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो देखिए यहाँ जो कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि यंत्र बैंक। अगला क्वेश्चन हम लोग 114 नंबर पे चल रहे हैं। 114 देख लेते हैं। 114 का रहा है, ये देखिए राजकोषीय बजट से है, अमाउंट में दिया गया। तो इसके लिए आप जो है 2024-25 का डाटा बजट देख लीजिए उसको अच्छे से, वहाँ से ये बन जाएगा। ये 115 भी जो है ये 15वें वित्त आयोग से अब 16वां वित्त आयोग गठन हो गया, इसको हम स्किप करते हैं। 116 भी आपका बजट से ही, इसको स्किप कर दे रहे हैं। 117 जो है आपको इसको हम लोग देख लेते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो ये देखिए खगड़िया जिला से स्टार्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, खगड़िया। 118 भी करंट है, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से मेन प्रॉपर करंट का क्वेश्चन आया है। तो ये सब अपडेटेड है। तो ये सब अपडेटेड मेरा जो है करंट का वीडियो जब हम लाए वहाँ पर ये सब आपको अपडेटेड जो है एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होना नहीं है। जैसे मानव विकास सूचकांक है, इससे रिलेटेड अपडेट जब अपडेट करेंगे तो इसको हम सब आपके पास प्रस्तुत कर देंगे। तो इसको हटाते हैं। 120 भी हटा रहे हैं, 121 भी करंट है, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, 22 भी हटा रहे हैं, 23 भी हटा रहे हैं। जहाँ पे देख लेते हैं 126 देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी करवा दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूएनओ में जो है भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे दिए है, मतलब प्रतिनिधि कौन है। तो अभी हाल फिलहाल जो है अरिंदम बागची को बनाया गया, अरिंदम बागची को बनाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अरिंदम बागची को जो है यूएनओ में जो स्थायी प्रतिनिधित्व बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए 127 रश्मि कुमारी फिर चर्चा में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। बिहार से रश्मि कुमारी क्या है, देख शतरंज की खिलाड़ी है। ठीक है, 128 को स्किप कर रहे हैं हम लोग, 129 को भी स्किप कर रहे हैं। 130 को देख लीजिए, ये उस समय का भी करंट है, 9.02 किलोमीटर था, इसको स्किप कर रहे हैं। उसके बाद 131 छोड़ रहे हैं, 132 को भी छोड़ रहे हैं। हाँ, 133 देखिए ओलंपिक हुआ, ओलंपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये 2024 में जो ओलंपिक हुआ उसमें स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक अब की बार कोई भी नहीं जीता है। आप यहाँ पे मोटा मोटी जब पदक तालिका देखिएगा तो गोल्ड में आपको 0 है, सिल्वर में 1 पदक आया है जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है, और ब्रॉन्ज में जो है 5 गो मेडल आया है, और कुल मिला के भारत का रैंक रहा है वो 71वां रैंक रहा है। ठीक, ये इतना ध्यान रखिए। अगला है टोक्यो पैरालंपिक। देखिए पैरालंपिक हाल फिलहाल में हुआ है, 2024 में ही हुआ है, अभी तुरंत खत्म हुआ है 24 में। तो अब की बार जो है इसमें कुल पदक जो जीता गया है टोटल 29 पदक जीता गया। कितना, टोटल 29 पदक जीता गया है। और पदक में देखिएगा तो गोल्ड जो है आपका 7 है, सिल्वर आपका 9 है, और ब्रॉन्ज आपका 13 है। और टोटल रैंक अगर बात किया जाए कि टोक्यो पैरालंपिक में रैंक कितना आया है, 18वां रैंक आया है। ठीक, मोटा मोटी यहाँ पे करवा दिए हैं, ध्यान रखिएगा। 136 को स्किप कर रहे हैं। 127 को देख लीजिए। ये 107 फ्रांसीसी कंपनी ने भारत में राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति किया था, डेजॉल्ट एविएशन जो है ये किया था। ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 138 करंट है, इसको छोड़ दे रहे हैं। 139 भी करंट है, इसको छोड़ दे रहे हैं। बाकी आपका 140 ट्रेडिशनल बेस्ड क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। डेड सी, मृत सागर के साथ भूमि की सीमा नहीं लगती है। देखिए जॉर्डन का लगता है, फिलिस्तीन का लगता है, इजराइल का लगता है, लेबनान का नहीं लगता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लेबनान। तो देखिए इस तरह से हम आपको जो है जी के बेस जो है 140 क्वेश्चन करवा दिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। और अंतिम आग्रह आप लोग से ये रहता है, वैसे बंधु जो